हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ कीड़ा। आज हम पढ़ेंगे सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अब देखते हैं इसके सैलिएंट फीचर्स। पहला फीचर है कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत का जो संविधान है वो बहुत ही बड़ा है और रिटन फॉर्म में है। संविधान दो तरह से हो सकते हैं, रिटन और अनरिटन। तो रिटन में जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का, और अनरिटन में ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली जब हमारा संविधान बना था तो इसमें प्रेम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे और 8 शेड्यूल्स थे। और प्रेजेंट में प्रेम्बल है, आर्टिकल बढ़कर 470 हो चुके हैं जो कि 25 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। अब बात यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा क्यों है। पहला फैक्टर है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर, देश हमारा बड़ा है, हमारे देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि सेंटर और स्टेट के लिए है, और इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 पास किया गया था। उससे हमने कई फीचर्स बोरो किए हैं, इसीलिए हमारा संविधान इतना बड़ा है। अगला फीचर है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में कई ऐसे प्रोविज़न हैं जो बहुत सारे देशों से बोरो किए गए हैं। जैसे पहला है फंडामेंटल राइट, वो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो फॉलो किया जाता है इंडिया में, वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चरल पार्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के से बोरो किया गया है। अगला फीचर है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों है। यानी रिजिड का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट प्रोविजंस होते हैं जिनके अमेंडमेंट के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, और कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो इजीली अमेंड हो जाते हैं। तो इंडिया में दोनों है, यानी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों है। अब जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस होते हैं उनके लिए स्पेशल प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, जैसे कि पार्लियामेंट में जितने मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं उनके 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। फिर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में मेजॉरिटी होनी चाहिए। और फिर जितने भी स्टेट्स हैं उनके हाफ का रेटिफिकेशन, यानी कि उनके द्वारा अप्रूवमेंट होनी चाहिए। ये स्पेशल प्रोसीजर है। अगला फीचर है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है, लेकिन उसमें यूनिटरी की तरफ बायसनेस है। जैसे फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि पावर्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं, दो गवर्नमेंट होते हैं। इंडिया में सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल पे गवर्नमेंट है, बाईकैमरलिज्म होती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे फीचर्स हैं। प्लस यूनिटरी फीचर में क्या क्या है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल सीट कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि सेंट्रल और स्टेट लेवल के लिए है, और एक ही नागरिकता है, यानी कि हम भारत के नागरिक हैं, और इमरजेंसी का प्रोविज़न भी है। तो ये सब चीज़ें दर्शाता है कि यूनिटरी फीचर को। अगला फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि कोऑपरेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, यानी कि विधायिका होती है और जो कार्यपालिका होती है उन दोनों के बीच में कोऑपरेशन होती है। इनकी फीचर्स में क्या क्या है कि प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल हेड एंड एग्जीक्यूटिव हेड। नॉमिनल हेड यानी प्रेसिडेंट हो गए और रियल हेड यानी प्राइम मिनिस्टर हो गए। मेजॉरिटी ऑफ पार्टी रूल, यानी कि जिस पार्टी के पास बहुमत रहेगी उसकी सरकार बनती है। लीडरशिप ऑफ पीएम एंड सीएम। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, सबसे मेन फीचर ये है कि जो गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल होती है, जवाबदेह होती है। अगला फीचर है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट दोनों है। यहाँ पे हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है और स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि हाई कोर्ट जो भी लॉज बनाता है वो लोअर कोर्ट्स पे भी एप्लीकेबल होते हैं, तो इसका मतलब इंटीग्रेटेड हुआ। और सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट होता है, यानी कि अलग से लॉज नहीं बनाए जाते हैं स्टेट और सेंटर के लिए अलग अलग।
अब बात है इंडिपेंडेंस की इनकी। तो इंडिपेंडेंस ऐसे इंश्योर किया जाता है कि जो जजेस होते हैं उनका टेन्योर जो होता है वो सिक्योर होता है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता, उसमें किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है। फिक्स सर्विस कंडीशन होती है जजेस की, और इनके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड से दिए जाते हैं, यानी एक्सपेंसेस में जैसे सैलरी आ गया, यानी संचित निधि से। अगला फीचर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजन्स को 6 फंडामेंटल राइट्स देता है। फंडामेंटल राइट्स ऑपरेट एज अ लिमिटेशन अगेंस्ट आर्बिट्री पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती है, आर्बिट्री पावर्स होती है, तो एक ये चांसेस रहता है कि वो अपने सिटीजन्स का एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स एक लिमिटेशन है, यानी कि वो पावर्स उनके अगेंस्ट में दिए जाते हैं कि यदि उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, अगर उनका वायलेशन होता है उनके फंडामेंटल राइट्स का, तो डायरेक्ट जुडिशरी अपील कर सकते हैं। अगला फीचर है सेक्युलर स्टेट, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, यानी धर्मनिरपेक्ष देश है। इट डज़ नॉट अपहोल्ड एनी पार्टिकुलर रिलीजन एज ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पे कोई भी पार्टिकुलर रिलीजन जो है ऐसा नहीं कि वो ऑफिशियल रिलीजन है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है। सेक्युलर वर्ड जोड़ा गया था प्रेम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जो 1976 में हुआ था। अगला फीचर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यही एक बेसिस होता है इलेक्शंस का, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का। इसमें क्या होता है कि एवरी सिटीजन हु इज़ नॉट लेस दैन 18 ईयर्स ऑफ एज हैज़ अ राइट टू वोट, यानी कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से कम का नहीं है उसके पास ये अधिकार है कि वो वोट दे सकता है। अगला फीचर है 3 टियर गवर्नमेंट, यानी कि पहले जो सरकार थे उसके 2 लेवल थे, एक सेंटर और स्टेट। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे 1992 में। उसके बाद क्या हुआ कि सरकार के 3 लेवल हो गए, सेंटर, स्टेट और पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उससे रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला, यानी पंचायत को जैसे प्रधान। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन म्यूनसिपैलिटीज़ को मिला, यानी अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जैसे जो चेयरमैन हो गए, मेयर्स हो गए, तो इसके अंडर में ये लोग आते हैं। अगला फीचर है इमरजेंसी का। तो इमरजेंसी प्रोविज़न है वो डिक्लेयर कर सकते हैं प्रेसिडेंट। दिस प्रोविज़न हेल्प्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टैकल एबनॉर्मल सिचुएशन। यदि स्थिति सही नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है कि वो प्रेसिडेंट के थ्रू इमरजेंसी इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, ठीक। और जो भी फेडरल नेचर होता है वो पूरा यूनिटरी हो जाता है, यानी कि सारे पावर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती हैं। 3 तरह के से इमरजेंसीज मेंशन की गई हैं। पहला है नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है। यदि इंटरनल कुछ मामला है या फिर वॉर है, आर्म्ड रेबेलियन हो गया, तब नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है यदि युद्ध का खतरा है तो। दूसरा है स्टेट इमरजेंसी, इसको प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है, वो आर्टिकल 356 के अंडर में आता है। यदि कोई स्टेट जो है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है, यानी कि वो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कार्य नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया जाता है। और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 है। तो ऑन द ग्राउंड ऑफ थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यदि देश में फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है, जो कि आर्टिकल 360 के अंतर्गत आता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।